Mr. Neeraj Bhatia to please come upon the stage, who is the director of our organization. Everyone, please put your hands together for him. बिल्कुल आपका हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने सभी लोगों को भारत के कोने कोने से लाकर एक छत के नीचे बिठा दिया है और ये जो समा है बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। मैं चाहूंगी जो हमारे माननीय मुख्य अतिथि हैं, सबसे पहले डॉक्टर उमा तुली जी डाइस पर आएं और हम सभी के सामने दो शब्द साझा करें। जोरदार तालियां बजाकर उनका प्लीज वेलकम करें। सबको नमस्कार। दोस्तों, अगर समाज सेवा को ध्यान से समझा जाए तो सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। तो सबसे पहले मैं नमन करना चाहूंगी उन सभी प्रीस्ट को जिन्होंने आज यहाँ पर आकर पूरी सभा को गौरवान्वित किया है अपनी सेवाओं से। ये सेवाएं प्रभु को अर्पित हुई हैं, तो हमें एक बार फिर से उन सब के लिए ताली बजानी चाहिए जिन्होंने मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगी और मुबारक भी देना चाहूंगी भारतीय प्रतिभा सम्मान कमेटी को, जिन्होंने देश भर में ढूंढ कर ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित करने का सोचा है आज, जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि जो फर्क होती है वो उन्हीं आंखों में होती है जिन्हें खुद को उसका एहसास होता है। ये सम्मान परिषद जो बनी है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेकर जो काम कर रही है, उनको भी मैं तहे दिल से नमन करना चाहूँगी, पूरे ग्रुप को, ऑर्गेनाइजर्स को। और ये सम्मान सिर्फ बुलाकर स्टेज पर कुछ देकर ही नहीं होता है, ये सम्मान होता है अपनी उन संवेदनशील भावनाओं को प्रकट करना जिसमें हम कहते हैं कि आज के ज़माने में अगर कोई अपना समय दे सके, अपना कोई एक्सपर्टीज शेयर कर सके, अपना कुछ भी कहीं दे सके, तो वो वास्तव में महान है। हम कहीं पर भी आज ढूंढें तो वॉलंटियर्स ही नहीं मिलते। ये जो सम्मान दिए जा रहे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में या वेरिड फील्ड्स में, समाज सेवा के क्षेत्र में, रिहैबिलिटेशन के क्षेत्र में, तो मैं अपने कुछ थोड़े से अनुभव, क्योंकि मुझे 10-15 मिनट का समय दिया है, मैं उसी हिसाब से उन एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहूँगी, जिससे एक किस्म की जागृति हो कि सिर्फ एकेडमिक डिग्रीज लेकर इंसान कमा लेता है, ऐसा नहीं होता। कमाने के बहुत से साधन होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी न किसी चीज में जरूर बहुत अच्छे होते हैं। Each one of us has something good। तो हमें उस अच्छी चीज को ढूंढना होता है हर एक व्यक्ति में, चाहे वो विद डिसेबिलिटी हो, चाहे वो विदाउट डिसेबिलिटी हो, गरीब हो या अमीर हो। लेकिन जब सवाल उठता है उन व्यक्तियों का, मैं अभी रिहैबिलिटेशन पर आ रही हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाया है 30 साल, लेकिन रिहैबिलिटेशन किया है 44 साल। तो उन व्यक्तियों के बारे में बताना चाह रही हूँ जो किसी ना किसी तरह की डिसेबिलिटी से आ सकती, और उन लोगों को संभालना आज की तारीख में आसान हो सका है क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा युद्ध किया है। 1965 में मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, उसकी इंडो पाकिस्तान वॉर के समय में ट्रक वाले ने जब उसका एक्सीडेंट किया तो उसका एक पाँव काटना पड़ा, लेकिन उसके ट्रीटमेंट के लिए हम ग्वालियर से दिल्ली से जैसे पूरे से मुंबई कई चक्कर लगाए, कहीं भी उसका प्रोस्थेसिस नहीं मिला। अरे साहब, घुटने के नीचे होता तो हम जरूर पाँव लगा देते, ये तो बहुत कमर के पास है, हम नहीं लगा सकेंगे। तो 1 साल के धक्के खाने के बाद उसको बाहर भेजा गया, वहाँ उसका रिहैबिलिटेशन हुआ, उसको पाँव मिला और वो फोर्ड ट्रैक्टर कंपनी में बहुत ऊंचे स्टेज तक पहुंच सका अपने काबिलियत से। तो मैं एग्जाम्पल, उस दौरान में मैंने ये देखा कि लोगों का जो नजरिया था वो इतना खराब था टुवर्ड्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कि हर एक के मुंह से किसी को देखकर लगता था हाय बेचारा ये क्या करेगा। मेरे भाई के लिए भी लोगों ने हमेशा
है बेचारा की कहानी। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे समाज के इस एटीट्यूडनल बिहेवियर को बदलना ही होगा, और इस चेंज को लाने के लिए एक ही रास्ता है, और वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन बचपन से ऐसी दे सकें जिसमें ये समानता का भाव आए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड फुल पार्टिसिपेशन, हम ऐसी एजुकेशन दे सकें जिसमें हर व्यक्ति को शामिल किया जा सके। लेकिन अगर 200 में 20 ले लिए तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं है। तो दिमाग में यह आया कि इस अभियान को चलाने के लिए तैयारी की जाए। तो लेक्चरर की सैलरी को मैंने जमा करना शुरू किया पोस्ट ऑफिस में, और ये तय किया कि ये सारी जो तनख्वाह है वो जाएगी तो एक ट्रस्ट बनेगा, और वो ट्रस्ट काम करेगा इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। तो 1981 तक इस स्टेज पर पहुंचे कि अपनी धारणाएं पूरी हो गई कि बहुत सफर करके देखा कहाँ पर रिहैबिलिटेशन सेंटर अच्छे हैं, कैसे हैं, क्या क्या करना चाहिए। और जब ये तय हुआ कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन होलिस्टिक अप्रोच के साथ की जाए, तभी उसमें एक नवीनता आएगी और एक्सेप्टेंस आएगी। क्योंकि लोगों में एक्सेप्टेंस लाना आसान नहीं है, एक धारणा को बदलना आसान नहीं है। तो शुरू में तो मुझे लोग पागल कहते थे। मैंने पेड़ के नीचे 1981 में 30 बच्चों से स्कूल शुरू किया। कॉलेज में तो पढ़ाया, 30 साल पढ़ाया, लेकिन जब ये स्कूल शुरू किया तो 15 एबल और 15 विदाउट डिसेबिलिटी को लेकर पढ़ाना शुरू किया। तो सारे आसपास में राव जगनू में शोर मच गया कि इसका तो दिमाग खराब है, पता नहीं क्या पागल काम कर रहे हैं। और आज वो ही इंक्लूजन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में है, डिसेबिलिटी एक्ट में है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में है, और उसमें भी थोड़ी सी योगदान मैंने एज सरकार ने जब मुझे चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बनाया, तो इन चीजों को और जबरदस्त, वो कहते हैं ना कि पैसेंजर से शताब्दी बनानी, और वो शताब्दी इतनी तेज चली कि लोगों को समझ में आ गया कि इसमें कुछ तथ्य है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए। तो उसमें होलिस्टिक अप्रोच में क्या क्या आएगा, सिर्फ किताबी कागज पढ़ लीजिए और पास हो जाइए, वो नहीं। तो हमने अपने सारे कोर्सेज भी चेंज कराने की कोशिश की, और समान संख्या में नर्सरी ऑनवर्ड्स अगर आप आगे चलेंगे तो हमेशा नंबर तो बराबर मिलेंगे, और जब नंबर बराबर होता है तो बच्चे दे एक्सेप्ट ईच अदर, अंडरस्टैंड ईच अदर, गेट ओवर देयर कॉम्प्लेक्सेस इजीली। फिर कोई ये नहीं कहता ये तो लंगड़ा है, मैं नहीं इसके साथ खेलूंगा, ये तो देख ही नहीं सकता, मैं इसके साथ कैसे पढ़ूंगा ना। तो उसकी भी स्ट्रेटेजी बनाई कि एक साथ कैसे पढ़ाया जा सकता है। एडमिशन ऑनवर्ड्स 3 टायर सिस्टम लेकर ऐसा देखा गया कि पोटेंशियल देखो, और उसके देखो कि उसका दिमाग किस चीज में चल सकता है, खेलने में अच्छा है, कल्चरल में अच्छा है, किस चीज में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है। ऐसे भी दृष्टिबाधित बच्चे जो फर्स्ट आ जाते हैं क्लास में, जो देख नहीं सकते, उनकी दृष्टि देखी। और ऐसे भी बच्चे हैं जो मैं उदाहरण देना शुरू करूं तो हर कैटेगरी का एक एक एग्जाम्पल भी दे दूं तो मैं 3 मिनट उसमें लग जाएंगे। मुझे बता दीजिए तो घंटी बजा दीजिएगा। उसमें ऐसा अगर मैं आपको बताऊं, एक बच्चा, लड़की फिजिकली चैलेंज, सबने उसका नाम सुना होगा, उर्मुल के। हमारे 2 में पढ़ने आई, उसकी स्टेप मदर थी, और वो उसको खाना भी नहीं देती, और पढ़ने के लिए जब वो कहती थी तो बच्चियां बंद कर देती थी, नहीं पैसे खर्च हो जाए, खाना भी नहीं देना, पढ़ने भी नहीं देना। पर वो जब आई तो हमने उसको दोनों टाइम का खाना रात का बांध के दे देते थे, दिन में बच्चों को मिड डे मील फ्री देते ही हैं। तो उसको हमने जब पढ़ने के लिए उत्साहित किया तो लैंप पोस्ट में सड़क पर बैठ के पढ़ने लगी। आज वो IAS ऑफिसर है, असिस्टेंट कमिश्नर इन रेलवे। ये एकेडमिक से कई एग्जाम्पल दे रही हूँ। कल्चरल में एक लड़का गुलशन, मैं 21 बच्चों को विदेश लेकर गई, 9 कंट्रीज में उनकी परफॉर्मेंसेस कराई स्टेज पर, व्हील चेयर डांस से लेकर हर तरह का। और उन बच्चों ने इतना कमाल किया, हाउस ऑफ कॉमन वाले तो सब खड़े होकर कहते हैं हमने आज तक अपने आंख से ऐसा परफॉर्मेंस नहीं देखा। तो वो उस बच्चे को इतनी मिली एनकरेजमेंट कि उसने थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते व्हील चेयर स्पिनिंग में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ गया। और उसके बाद उसने एक थिएटर कंपनी खोली, उन्हीं 10-12 बच्चों को लेकर जो हमारे साथ गए थे, और आज वो कंपनी VR1 करके है, गुलशन ने खोली है, और वो सब अपना लाइवलीहुड कल्चरल एक्टिविटी से कर रहे हैं। तो जरूरी तो नहीं है कि 100 में से 99 नंबर लाए तभी नौकरी मिलेगी और पैसा मिलेगा। इसी तरह से एक लड़की इंटेलेक्चुअली चैलेंज
कैलिफोर्निया गई उसमें ओलंपिक्स में, सॉरी स्पेशल ओलंपिक्स सिर्फ मेंटली चैलेंज के लिए होता है, ओलंपिक्स सिर्फ एबल बॉडीड के लिए होता है, पैरालंपिक्स विद डिसेबिलिटी लोगों के लिए होता है। तो वहां पर वो 4 एथलेटिक इवेंट में भाग लिया, चारों में फर्स्ट आया, 4 गोल्ड मेडल लेके आई। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको 20 लाख रुपया दिया और उसको कई स्कूल्स ने कोच बनाने के लिए ऑफर किया कि तुम हमारे बच्चों को कोचिंग दो। उसने कोचिंग देनी शुरू कर दी, कमाना शुरू कर दिया और वो 20 लाख रुपया उस समय तो हमने उसके एफडीआर करा दी थी कि जिससे कोई इसको सिंस शी वाज इन कौन सा वो उधर बच्चों का जो नॉट एक्चुअली ऑर्फन बट जिनको कोई घर में रखना नहीं चाहता, माँ बाप हैं पर घर में नहीं रखना चाहते। हमने सोचा फिर हम लोगों को थोड़ी उसकी केयर करनी चाहिए। हमारे स्कूल से जब गई 18 साल से ऊपर हो गई तो उसने अपने आप ही पता नहीं कहाँ से बहुत अच्छा लड़का चुन लिया, शादी कर दी और वो लड़का इतना अच्छा निकला कि उस पैसे को उसने एक मकान बनाया अपना और कहा कि ये तेरे नाम होगा, तेरा पैसा है। आज 2 बच्चे हैं, पैसा स्पोर्ट्स कोच बन के कमा रही है और हस्बैंड उसका पूरा ख्याल कर रहा है, बिल्कुल बसा हुआ घर है। तो ऐसी कहानी कहाँ मिलेगी? इसमें मुझे ये लगता है कि कई ऐसी नई चीजें अमरज्योति ने शुरू करी। इस इंक्लूजन को इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने के लिए कि उसमें 26 जनवरी की परेड में मैंने कहा जाएंगे बच्चे डिसेबिलिटी भी जाएंगे, ये 1995 की बात है सब। और वहां पर 7 महीने तक झगड़ा होता रहा डिफरेंट ऑफिसर्स में जा जाके, नहीं ये कैसे करेंगे, चलेंगे कैसे, स्कूल के बच्चे तो जमीन पर चलते हैं, ये तो चल नहीं पाएंगे, परेड का टाइम आगे पीछे हो जाएगा, आप छोड़िए कैसे परेड करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, आपके पास झांकियां भी तो निकलती, रखिए उनको एक ट्रेलर पर और मैं बताऊंगी कैसे करेंगे। ट्रेलर पर उनको 5 महीने खूब रिहर्सल्स करा के जो व्हीलचेयर डांस कराया, पंजाबी भागड़ा व्हीलचेयर के ऊपर कराया, तो पूरा आप विश्वास नहीं मानेंगे, लाखों लोग उस समय वो पड़े। और उसके बाद से आज तक विद डिसेबिलिटी लोगों को हर चीज इसमें परेड में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इंक्लूड किया जा रहा है। तो ये इंक्लूसिविटी कहाँ से आ रही है? इंक्लूसिव एजुकेशन। इसी तरह से एक लड़की 4 साल की हमारे पास क्रॉल करती आई, लक्ष्मी, इसकी कहानी तो और भी मजेदार है। वो माँ बाप रोते हुए आए कि हमारे लिए तो मुसीबत है, पता नहीं मर क्यों नहीं जाती, हम कैसे संभालें। हमने कहा हम संभालेंगे। उसको बहुत बुरा पोलियो था तो वो लिटरली क्रॉल करती थी, तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट दिया। हम होलिस्टिक अप्रोच से अपना स्कूल चलाते हैं, मेडिकल भी है, मेडिकल के साथ स्किल ट्रेनिंग भी है, जिससे बच्चे अगर पढ़ नहीं सकते तो किसी तरह से कोई ना कोई वोकेशन में आगे निकले और कमाने लगे। उसके साथ साथ हम इंक्लूजन स्पोर्ट्स और कल्चरल में करते हैं और उसके साथ साथ NIOS भी है कि जो बच्चे रेगुलर स्कूल में एग्जाम नहीं दे सकते उसका सेंटर हमारे पास है, NIOS का, इग्नू का सेंटर है, फिजियोथेरेपी कॉलेज है, क्योंकि जब हम कैंप्स लगाते थे, आउटरीच प्रोग्राम करते थे तो मिलता नहीं था डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं मिलता। हमने कहा हम पैदा करेंगे। आज पता नहीं किस किस कंट्री में हमारे सिखाए हुए जा रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट, और वो फिजियोथेरेपिस्ट के जो कॉलेज है उसमें अब तक हजारों तैयार हो गए। इसी तरह से स्पेशल एजुकेटर नहीं मिलता था तो हमने अपना कॉलेज खोला RCI के रिकग्निशन से, फिजियोथेरेपी कॉलेज यूनिवर्सिटी के रिकग्निशन। तो हमारा सेंटर में होलिस्टिक अप्रोच में आपको कोई ऐसी चीज नहीं है जो वहां नहीं मिलेगी और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका मकसद सेल्फ रिलायंस ना हो। तो ये इंक्लूसिविटी जो है वो तभी आती है जब समाज में भी एक्सेप्टेंस हो। और ये जानते हुए कि टाइम कम है, मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ, वो है 3 C's की। 3 C में आता है हमारा कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन एंड कन्वर्जेंस। तो जो मंत्र है सक्सेस का वो है कन्वर्जेंस। हमारी सोसाइटी कहीं पर भी इंप्रूव नहीं करेगी जब तक सब मिलकर नहीं, जुड़कर नहीं काम करेंगे। हमारा कन्वर्जेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें सरकार भी हो, जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर भी हो, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हो, जिसमें इंडिविजुअल्स भी हो, जिसमें सोशल वर्कर्स भी हो, जिसकी जो फील्ड है वो आगे बढ़कर हाथ बढ़ाकर एक ऐसी चीज बनाए जिसमें फिर कल को हमारे देश में खड़े होकर हम गर्व से कह सकें कि ये ऐसा समाज है जहां पर्सन्स विद डिसेबिलिटी स्टैंड ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एज द नॉन डिसेबल्ड। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड फुल पार्टिसिपेशन से ही आता है। कोई चीज अमरज्योति में ऐसी नहीं है जहां
सब लोग ना, जब डांस होता है स्टेज पर तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन विजुअली इम्पेयर्ड है, कौन मेंटली चैलेंज है, कौन हियरिंग इम्पेयर्ड है, और इतना बढ़िया कोरियोग्राफ होता है। आज वही लड़का गुलशन हमारे सारे मेजर इवेंट्स कोरियोग्राफ करता है। कहते हैं जहां जिसने मुझे बनाया उसके लिए मैं कुछ देना भी तो चाहता हूँ। तो उसकी कहानी ये है कि इन गिविंग वी रिसीव, अनलेस एंड अनटिल वी गिव वी कैन नॉट रिसीव। तो आज जितने भी अवॉर्डीज हैं वो ये क्या रिसीव कर रहे हैं, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट क्या किया है? दूसरों की सेवा करी। तो हम अपने लिए तो सभी जीते हैं सुबह से रात तक, पर किसी और के लिए किसी तरह से कुछ समय दे सकें, अपनी एक्सपर्टीज दे सकें, अपना कुछ भी शेयर कर सकें, वो ही एक इंसान सही इंसान होता है, जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता पर अपना समय दूसरों को भी देता है। आज उसका ये नतीजा है कि हम कह सकते हैं हमारे जो बच्चे हैं वो इतने कामयाब हुए हैं। जो हमारे 44 साल हो गए अमर ज्योति को, कि उस कामयाबी को देख कर लगता है कि बार बार वही लाइन हमारे दिमाग में आती है, छू लेने जो हम छू लेंगे हम भी आकाश, हमें धरती पर चलने का मौका तो दो। तो मैं आप सबको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आज जो आपने ये इनिशिएटिव लिया है और उनको सम्मानित करने का सोचा है, जिन्होंने अपना समय निकाला है, अपनी एक्सपर्टीज शेयर की है और एक समाज में चेंज लाने की कोशिश की है, तो ऐसे चेंज मेकर्स को जितनी बार नमन करें वो कम है। और हम चाहते हैं कि और सब भी इस बात से प्रेरित होकर सिर्फ आपको सम्मानित न करें, बल्कि हम उन सबको प्रेरित करें जिन्होंने पाया है बहुत कुछ पर देना नहीं चाहते। और ये प्रेरणा जिस दिन आ जाए कि इन गिविंग वी रिसीव, तो समाज में सोशल वर्कर्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे, हर एक कोई आगे आएगा, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। और इस सम्मान को देने के लिए जो आपने खोज की है और 4 साल से कर रहे हैं, उसके लिए हम आपको बहुत दिल से मुबारक देना चाहेंगे और ये चाहेंगे कि आगे आने वाले वर्षों में भी आप इसी तरह से अपना खोज करते रहें। और जो जो आपके सामने आए, मुझे मालूम है ये तो बहुत थोड़े से हैं हमारे भारत में। पहले तो बहुत रत्न हुआ करते थे, अब आजकल थोड़ा कटते हैं समाज सेवा से, पता नहीं क्यों। आजकल सिर्फ मन में ये होता है हमें मिलेगा क्या अगर हम यहाँ काम करेंगे। वो मिलेगा तब जब आप पहले देंगे। ये भावना सबके मन में तब आएगी जब इस तरह के अवार्ड्स मिलेंगे। और इन अवार्ड्स को देखने पे और ज्यादा लोग होने चाहिए थे जिनको पता लगे कि देने में किस तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट है। अब बैंक में कितने भी पैसे जमा कर लीजिए वो आपके साथ नहीं जाएंगे, पर आपका कर्म, आपका इस किस्म का धर्म, इस तरह की पूजा जो आप समाज सेवा के रूप में कर रहे हैं, उसका जो प्रणाम होगा वो ही असली आपका इन्वेस्टमेंट होगा। थैंक यू वेरी मच। वेरी वेल सेड। हम डॉक्टर उमा तुली जी का इस प्रेरणादायक संबोधन के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। मैं चाहूंगी मेजर जनरल डॉक्टर यशपाल सिंह मोर डाइस पर आए और हम सभी के साथ 2 शब्द साझा करें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। थैंक यू वेरी मच। मैडम को सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा कि ऐसी पर्सनालिटीज हैं हमारे बीच में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है समाज के लिए जो है समर्पण कर दी। तो फिर जब हम अपना कैरियर देखते हैं फौज में, देश की सरहदों पे इतने साल रहे, तो लगता है कि एक्चुअल स्ट्रेंथ हमारी देश के अंदर है। एक्चुअल स्ट्रेंथ हमारी जो है देश के अंदर है, जो लोग समाज के लिए काम करते हैं या बिना जात पात धर्म देखे हुए काम करते हैं। तो मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इनवाइट किया गया इस इवेंट में। यहाँ पर गुड़गांव से यहाँ आना आसान नहीं है, सोचना पड़ता है कई बार दिल्ली में कोई इवेंट हो, दिल्ली आना हो, क्योंकि ट्रैफिक का बुरा हाल है। बट इवन देन इन्होंने बहुत प्रेम से मुझे इनवाइट किया, बोला सर आप आए और 2 बात कहें यहाँ पर, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। और अगले 8-10 मिनट में अपनी कुछ जिंदगी की बातें बताऊं या कुछ जो मैं देख रहा हूँ। एक यूनिफॉर्म से अभी वापस एक ऐसा सिटीजन अपनी कंट्री को, और मेरे को स्कूल से ही बहुत शौक था पढ़ने लिखने का।
चले गए फौज में वो अलग बात है, बट किताबों के बीच में रहा मैं और स्पोर्ट्स ग्राउंड में बहुत रहा। तो मैंने बहुत किताबें पढ़ी और मेरी पूरी पर्सनालिटी, मेरा पूरा सोच विचार, जब आप जो लोग मुझे यूट्यूब पे देखते हैं या मेरे को सोशल मीडिया में देखते हैं, वो झलक आपको नजर आएगी। तो बचपन से ही मुझे, जब मैं 8-10 साल का था, तभी से मुंशी प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर और टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी और जो है फिर खुशवंत सिंह और धर्मवीर भारती, और फिर जब पहले हिंदी, क्योंकि अंग्रेजी आती नहीं थी, फिर अंग्रेजी पढ़नी शुरू करी, तो फिर देश के विदेश के जो है तमाम ऑथर्स को पढ़ा। और जब तक स्कूल से निकला तब तक तकरीबन 2-3 हज़ार किताबें मैंने पढ़ ली थी और पोइट्री भी पढ़ी, लिखना भी शुरू किया, खुद भी लिखना शुरू किया। तो ये साथ के साथ मेरी ग्रोथ जस्ट क्लासरूम के बाहर ज्यादा हुई, क्लासरूम में कम हुई, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगता नहीं था। उसके साथ साथ मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक था और मतलब हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स तो बहुत सीनियर एज तक मैं 400 मीटर्स दौड़ता रहा, इवन मैंने आई वाज अ मेजर इन द आर्मी। और जो है फुटबॉल बहुत खेली, हॉकी, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग बहुत करी, बहुत बॉक्सिंग करी। स्कूल में करी 6-7 साल, फिर आर्मी में एकेडमी में आने के बाद भी बॉक्सिंग करी। तो स्पोर्ट्स एंड स्टडीज, ये 2 चीजें जो है मेरी लाइफ में मेरे साथ चलती है। तो मुझे अभी भी फिटनेस का बहुत शौक है। तो रिटायर हुए 4-5 साल हो गए, लेकिन अब जो है मैं साइकिलिंग करता हूँ। और पिछला साल 2025 31 दिसंबर को जब मैंने सुबह की अपनी राइड खत्म की, तो 5135 किलोमीटर साइकिल मैंने जो है 2025 में चलाई। और उससे पिछले साल 3500, 2024 में 3.5 थी। मैंने कहा यार ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे अपना टारगेट बढ़ाना चाहिए। और लोगों से इंस्पायर होके, या जो मुझे लाखों बच्चे फॉलो करते हैं, जो मेरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मुझे देखेंगे तो आप देखो लाखों युवा मुझे देश में फॉलो करते हैं और मुझे एमुलेट करने, मेरा अनुकरण करने की कोशिश करते हैं कि सर ऐसी बातें करें तो हमें भी ऐसा होना चाहिए। तो हमने 3.5 से सीधा हम 5 पे ले आए। अभी देखते हैं 2026 में क्या होगा, बट पहले दिन से ही लोग शनिवार को या पार्टी करते हैं, क्लब जाते हैं। मेरा मन करता है कि मैं टाइम से सो जाऊं और सुबह जल्दी उठूं और कम से कम 1-1.5 घंटा जो है साइकिलिंग करूं। उसके बाद मैं हर रोज बिला नागा लाइव 10 बजे लाइव जाता हूं यूट्यूब पे। मेरा बहुत फेमस प्रोग्राम है DNA, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। वहां में इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू, इन 3 अखबारों को एनालाइज करता हूं अपने तरीके से। और उसमें क्राइम, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, सिनेमा ये बात नहीं करता हूं, लेकिन देश और विदेश के मुद्दे उनकी बात करता हूं, अपने नेबरहुड की बात करता हूं और युवा लोगों को जोड़ने की कोशिश करता हूं। और तो काफी निडर और निर्भीक ढंग से बात करता हूं वहां पर। तो वो भी एक मेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया है, क्योंकि हजारों बच्चे रोज वेट करते हैं कि सर लाइव जाएंगे तो बात भी करेंगे और वो भी करेंगे। तो सेकेंड इनिंग्स में रिटायरमेंट के बाद जब लोग देखते हैं कि शायद कोई अच्छी पोजीशन मिल जाए सरकार की नौकरी में, तो मैं जिस दिन रिटायर हुआ मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि अब किसी की नौकरी नहीं करेंगे, अब जो है नौकरियां देंगे लोगों को या प्रोत्साहन करेंगे कि कुछ करो अपनी लाइफ में। तो पिछले 2-3 साल से जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, तो हमने तकरीबन 150 बच्चे भारत के अलग अलग हिस्सों से, मेरे लिए देश का बच्चा देश का है। मैं पैदा हरियाणा में हुआ, मेरी एजुकेशन साउथ की है, फादर भी आर्मी में थे, तो मैं पूरा ऑल इंडिया ऑल क्लास हूँ। मेरे से कोई रिलीजन पूछता है तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ता है मेरा रिलीजन क्या है। मेरा रिलीजन ये तिरंगा झंडा है, मेरा रिलीजन मेरा भारत है, मेरी जात सब कुछ ये है। तो मैंने कभी अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं किया मेरी कास्ट क्या है, मेरी क्रीड क्या है। तो देश का जो भी बच्चा है, तो अंडमान से लेके कारगिल, द्रास, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार, हर तरफ से बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और पिछले कुछ सालों में हमने तकरीबन 150 से ज्यादा बच्चे जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर्स बना दिए, ऑफिसर्स, जिसमें लड़कियां बहुत हैं, जिसमें बहुत मात्रा में लड़कियां हैं और खासतौर पे गांव देहात के बच्चे, माइनॉरिटीज के बच्चे, माइनॉरिटीज जिनको कि आज एक अजीब सा देश के अंदर माहौल बना हुआ है इस चीज को लेके। मेजॉरिटेरियन नजर आ रहा है देश में, जो कि अच्छी बात नहीं है। जो यहाँ पैदा हुआ सब हमारे हैं, है ना, जो इस तिरंगे को सल्यूट करते सब हमारे हैं। तो और मेरा यही एक्सपीरियंस भी रहा जब मैं कश्मीर में रहा, पंजाब में रहा, लद्दाख में रहा। तकरीबन जहां पिछले 40 साल में जो है मुसीबतें देखी है देश में, मैं था वहां पे किसी ना किसी पोजीशन पे मेरा रोल रहा है वहां पे। तो मैंने देश को अलग अलग स्वरूप में बदलते देखा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो अब आई है ना, मीडिया का बुरा हाल अब हुआ है, बट हम कब से पढ़ रहे हैं, तो हमने देखा है भारत के चैलेंजेस को। 70s से क्या हुआ, 80s में क्या हुआ, 90s में क्या हुआ, और हर चीज देखी। हमें 1975 का याद है जब आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च हुई। हमें 1974 का जो है पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट भी याद है।
तो सारी चीजें हमने देखा है। कब इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983 में शुरू हुआ था, कब 1984 में हमने सियाचिन ग्लेशियर को ऑक्यूपाई करके पाकिस्तान को फिर से चकाचौंध किया। तो वहां से लेकर हर चीज का मैंने देखा है देश को बदलते हुए। तो इसलिए मेरी नॉलेज आज के इस समय की नहीं है कि अभी फटाफट पुरानी कोई चीज को लाग लपेट करके कुछ कर दो। तो मैं कहता भी रहता हूँ कि दो चीज कर लो, एक तो व्हाट्सएप ग्रुपों से सबसे बाहर आ जाओ और दूसरा अपना टेलीविजन को कर दो बंद। टेलीविजन ने भी हमारा काफी नुकसान कर दिया और कर रहा है बुरी तरीके से। और पढ़ना है, पढ़ने के लिए किताबें हैं और हमारे पास आदर्श है, रोल मॉडल है। सबसे मैं पहले बच्चे पूछते सर क्या पढ़े, मैंने कहा सबसे पहले भारत की फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ो। उसमें ही आज अलग तरह की गुगली और बॉल की उसने ऐसे नहीं किया। अरे भाई जो लोग अंग्रेजों की जिन्होंने लाठियां खाई, जो जेलों में रहे, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया देश के लिए, सबसे पहले उनको तो पढ़ लो। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ो, जवाहरलाल नेहरू को पढ़ो, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी, शुक्र है लोग लिख के चले गए इतना कुछ, है ना। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ो, सरदार पटेल को पढ़ो, सुभाष चंद्र बोस को एमुलेट करो, भगत सिंह के बारे में पढ़ो, व्हाई डिड ही राइट एन आर्टिकल व्हाई आई एम एन एथिस्ट। मैंने जब उनका पढ़ा, मैं शायद आई थिंक 7th-8th क्लास में था, तब से मैंने कहा अपने को अभी इन चीजों से दूर रहना है, क्योंकि हमारे रोल मॉडल ये थे। और उसके बाद हमने जिंदगी में देखा बहुत से लोगों को जिन्होंने हमें एक मेंटोर के तौर पे। तो अब जो है देश की जो हम बहुत कुछ तरक्की कर सकते हैं, करना चाहते भी हैं। 150 करोड़ लोग हैं, रुक तो सकते नहीं ना। हमारे तो क्रिटिकल मास इतना है कि हम चलेंगे ही चलेंगे आगे, जो मर्जी ऊपर रहेगा हम चलेंगे भाई हमारी। और हमारे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन बहुत से इश्यूज ऐसे हैं, मैं आज भी कहता हूं हमें इनवर्ड लुकिंग नेशन होना चाहिए। सबसे पहले हमने अपने रोड ठीक करने। आप देखो हमारे पोल्यूशन का, ये कोई अच्छी बात नहीं कि वर्ल्ड में सबसे पोल्यूटेड सिटी में आज हम रहते हैं। अबे ये कोई अच्छी बात नहीं कि आज हमारे बच्चे जहरीला पानी पी के बच्चे मर रहे हैं। बच्चा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जाता है, HIV लेके आ जाता है, वहां से आईसीयू में आग लग जाती है, ऑक्सीजन नहीं होती, बच्चे मर जाते हैं, एम्बुलेंस नहीं है किसी को घर तक लेके जाने के लिए। सो वी हैव सो मच चैलेंजेस। और चैलेंजेस, पानी नहीं है हमारे पास, साफ पानी हमारे पास पीने का। हमारे पास आगे बहुत दिक्कत आने वाली है एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके। अच्छे रोड बन गए मैं मानता हूं, लेकिन गांव देहात के रोडों का क्या हाल है, Tier 2 Tier 3 सिटीज का क्या हाल है। अब AQI सिर्फ दिल्ली में नहीं है, पूरे देश का तकरीबन पोल्यूशन का अदर देन माउंटेन्स हाल हो गया। तो बहुत कुछ हमने काम करना है, और वो सारा काम ब्यूरोक्रेसी नहीं कर सकती, सरकार नहीं कर सकती, हम लोगों को करना पड़ेगा। हमें एक सवाल भी, लोग में से बहुत आजकल ना हाइपर नेशनलिज्म का दौर है। मैंने बहुत सिंपल डेफिनेशन दी है, नेशनलिज्म वर्सेस पैट्रियोटिज्म। नेशनलिस्ट वो होता है जो ऊपर से आता है, वो कहता है ये सही है। पैट्रियट हर रोज सवाल पूछता है, हर रोज ये सड़क क्यों नहीं है, ये ठीक क्यों नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक क्यों नहीं है, पानी क्यों नहीं ठीक आ रहा है, बिजली क्यों नहीं आ रही है। अभी मैं हरियाणा में कुछ दिन पहले गया था, अभी भी 7-8 घंटे बिजली नहीं आती है। मैं हैरान रह गया इस दौर में, हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमारे मीडिया में कवर ही नहीं होता कि पानी का और बिजली की क्या हालत है। किसान हमारा, किसान के बारे में मैं बहुत बात करता हूं, किसानों के बारे में। अब कृपया करके, हम शहर के लोग अच्छा खाना खाते हैं, सब कुछ है, बट डू वी हैव अ थॉट फॉर आवर फार्मर्स, उनकी क्या कंडीशन है। और किसान, तमिलनाडु का किसान, हरियाणा का, पंजाब का, सारे किसान, तो हम सोच रहे थे उनकी आय ये कर देंगे डबल ट्रिपल, लेकिन किसान फंसा हुआ है जमीन के साथ। उनके बच्चों की उनकी हसरतें कुछ करने की, बट फिर वहां क्या है एजुकेशन, सारा एजुकेशन तो प्राइवेटाइजेशन हो गया। कोचिंग जो इंडस्ट्री है, उसका बजट हमारे देश के एजुकेशन बजट से शायद कहीं ज्यादा है। शायद ही कोई आज है जो किसी भी क्लास ए जॉब में बिना कोचिंग के आता है। तो कोटा कोचिंग फैक्ट्री से लेकर यहाँ राजेंद्र नगर तक सब कोचिंग फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं, इसीलिए हम कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते। इसीलिए हमारा मैन्युफैक्चरिंग में, वर्ल्ड ट्रेड में कोई जगह नहीं है। इतनी IITs खोली, इतना सब कुछ किया, लेकिन हम कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया जिसको कि दुनिया यूज करे। आज क्या है अदर देन कोडिंग भी अब AI आ गई, अब धीरे धीरे थैंक यू वेरी मच होने वाला है कोडिंग का भी। सो थिंग्स आर चेंजिंग रैपिडली, और इस चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर हमें बहुत काम करना है, पूरे देश को काम करना है। और उसमें सबसे पहले मेरी व्यथा, मेरा ये रहता है कि समाज के ताने बाने को क्या हो गया आज, क्यों हम इतने ज्यादा जो है, सबसे पहले धर्म, फिर जात, फिर रंग, फिर वेशभूषा, फिर भाषा, फिर सब कुछ कैसे है, इतना डाइवर्सिटी है इस देश के अंदर। मैं अपने बच्चों को कहता हूं कि अगर आपने एम्ब्रेस नहीं की ना इस देश की डाइवर्सिटी, तुम नालायक हो, तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं कि तुम DU में आए हो और सबसे पहले देख रहे हो मेरे जिले के कौन है, मेरी कास्ट के कौन है, अपना ग्रुप बना के तुम DU के 4 साल करके ग्रेजुएशन अपने दोस्तों में रह के निकल जाओगे। क्या आपके पास कोई ऐसा आपने बनाया दूसरी कम्युनिटी से, दूसरे रिलीजन से, क्या गए उनके घर? तो ये बहुत जरूरी है कि वी एम्ब्रेस डाइवर्सिटी। आवर स्ट्रेंथ इज डाइवर्सिटी। वी आर डिफरेंट कंट्री। मैं 2 दिन पहले अभी विजयवाड़ा में था, मैं साउथ जाऊं तो आप हैरान हो जाओगे, नॉर्थ ईस्ट इतने अच्छे लोग हैं, अब उनको हम क्या क्या बोल रहे हैं आप देख लो। अब
अब बंगाली बोलने वाले आदमी, बंगाल ने इतना दिया इस देश को, आज बंगाली बोलना, मुझे बांग्ला आती है थोड़ी बहुत, मैं 1 साल ढाका बांग्लादेश में भी रहा हूं, और आज बांग्ला बोलने वाले लोगों को देश के कहीं पर भी किसी भी कोने में जो है आप देख लो क्या हालत होगी। तो ये हमें थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, एक स्टेप बैक लेनी पड़ेगी, खासतौर पे मेरी जनरेशन को जो बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पे रहते हैं, बहुत ज्यादा मीडिया देखते हैं और माइंड उनका बिल्कुल सुबह से ही शुरू हो जाता है, बस किसी को ठीक नहीं करना, देश ठीक होगा, आप अपना काम करो, पढ़ाओ लिखाओ, समाज के लिए काम करो। हमारे अब देखा दिवाली में क्या होता पटाखों का, अभी तो किस तरीके से हमने हमारी नदियां देख लो, कृपया करके अभी मैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का दौरा करके आया, वहां मैं देख के आया हूं उनके फार्म कैसे, उनकी गाय को कैसे रखते हैं, उनकी हम देवी मानते हैं, गाय को माता मानते हैं, बट हमारी गाय सड़कों पर पूरे दिन में साइकिल में यही देखता हूं कितनी गाय घूम रही है, क्या खा रही है। फिर हमारी नदियां देख लो, नदियां हमारे लिए पवित्र है, विदेश में कोई नदी की पूजा नहीं करता है, बट उनकी नदियां, उनके तालाब, उनके पौंड, उनके बीच कैसे इतने साफ है, वो समाज कैसे बना पाएंगे, हम क्यों नहीं बना सकते ऐसा समाज। तो प्रॉब्लम हमारे अंदर है, सरकारों की तरफ देखने से कुछ नहीं होगा, ब्यूरोक्रेट नहीं करेंगे, हमें करना है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो देश का ताना बाना है, सोशल हार्मनी है, इसको जोड़ना नहीं, हम कास्ट से निकलना पड़ेगा, हमें रिलीजन कास्ट की जो जंजीरें बनी हुई हमारे साथ, जो बचपन में हम दे देते हैं बच्चे को, अब हर स्कूटर पे लिखा है पीछे कास्ट, गाड़ी के पीछे कास्ट, छाती पे कास्ट, यहाँ कास्ट, कहां जाएंगे हम, क्या करेंगे हम। मुझे बहुत हैरानी है, हम अपने टाइम पे स्कूल में और फौज में हमने कभी किसी की जात नहीं पूछी, कभी किसी से फर्स्ट नेम पे होते थे, मेरा नाम यश था, उसका नाम मनोज है, कभी नहीं पूछा ये यादव है, ये जाट है, ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, कभी भी पूछा ही नहीं जिंदगी में। अब सबसे पहले कास्ट आता है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं मैं इस जात से हूं, तुम उससे हो या नहीं, और फटाफट हम अपना मापदंड सेट करते हैं, ऊपर है, ऊपर में ऊपर है या उसमें भी मेरी कैटेगरी है, नीचे भी इतनी नीचे उसमें भी कैटेगरी है, क्या किस टाइप का समाज है। मैंने प्रिपेयर नहीं किया था कोई स्पीच, बट मैंने कहा अच्छा मौका है, इतने प्रतिभाशाली लोग यहाँ आए हुए हैं और एक फौजी के नाते देश को जोड़ने की बात करें, समाज को जोड़ने की बात करें, और क्या हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देके जाएं। बहुत से लोग मेरे उम्र के मिलते हैं, अरे साहब आजकल बच्चे ऐसे हो गए, मैं फिर उनकी वही क्लास लेता हूँ 10 में, क्या तुमने क्या दे दिया, तुम क्या देके जाओगे इनको, फिर हैरान। मैंने कहा आज भी कास्ट बेस पे ब्याह हो जाए बच्चे का तो देख लो क्या हाल हो जाता है। हमें इतनी इनसिक्योरिटी होगी, इश्क भी नहीं कर सकते हमारे बच्चे आज अपनी मर्जी से, तो क्या समाज लेके जा रहे हो तुम अपने आप को, क्या चौड़े हो रहे हो तुम। और टेक्नोलॉजी में, ट्रेड में अभी बहुत काम करना है, बहुत ज्यादा काम करना है। वर्ल्ड ट्रेड का 1.5 से 2% है हमारा शेयर, कृपया करके देख लो। इसीलिए आज हाई टेबल पे कोई हमारी जगह नहीं है, ये रियलिटी है, रियलिटी से नहीं पहुंचा। फोटो देखते रहोगे, फोटो तो आएंगे चली आएंगे, ऑप्टिक्स में रह जाएंगे हम, ऑप्टिक्स में रह जाएंगे, बहुत काम करना। तो यहाँ जितने भी लोग हैं यही मेरी मैसेज है, एंड मैं खुल के बोलता हूँ और जरूरत भी है, शायद ये भी एक सोशल सर्विस है, ये भी एक सोशल सर्विस है कि अपने देश की बात करें, दिल से बात करें, ये हमारा देश है, हमने देखा है देश के अंदर। So as you go ahead, I think we will carry this message from here, and I'm very happy to come here and meet all the distinguished award winners, and thank you very much for inviting me. I hope I didn't hurt anyone, but I had to say things that I want to say. So thank you very much. और मेरे साथ जो है जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much for the wonderful address. So देवी और सज्जनों, पुरस्कार वितरण की ओर संक्रमण करते हैं। अब हम उस क्षण की ओर बढ़ रहे हैं जहां हम भारत की जीवंत प्रेरणाओं को सम्मानित करेंगे। आज मंच पर आने वाली प्रत्येक प्रतिभा संघर्ष से सफलता की कहानी है। तो 2 लाइनें कहकर मैं जो इस सेरेमनी है जिसके लिए हम सभी यहाँ पर पहुंचे उसकी शुरुआत करूंगी कि मंजिलें क्या हैं, रास्ते क्या हैं, मंजिलें क्या हैं, रास्ते क्या हैं, और हौसले हो तो फासले क्या हैं। I dedicate these lines to you. अपने लिए तालियां बजा लीजिए सभी। So one by one I will be inviting awardees and you have to come upon the stage in front, और मैं चाहूंगी जो हमारे माननीय मुख्य अतिथि वो भी आगे की तरफ आ जाएं पुरस्कार वितरण के लिए। मैं हमारी डायरेक्टर नीरज जी से भी चाहूंगी कि वो भी आगे की तरफ आ जाएं। तो सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सम्मानित करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत प्रतिभा सम्मान काउंसिल। एवरीवन
प्लीज वेलकम सुश्री विभा सिंह, एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनको वेलकम करें। उत्तर प्रदेश से मेरे नन्हे कदम प्ले स्कूल की संस्थापक और मार्गदर्शक, प्रारंभिक शिक्षा में नवाचार और बच्चों के समग्र विकास के लिए रचनात्मक, भावनात्मक और सामाजिक क्षमताओं के लिए भविष्य के लिए तैयार नागरिकों को तैयार करने में असाधारण योगदान के लिए भारत प्रतिभा सम्मान पुरस्कार से आपको सम्मानित किया जा रहा है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एवरीवन। सुश्री विभा सिंह जी झारखंड से हैं और आपको यहाँ सम्मानित कर हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। मैं सभी से चाहूंगी प्लीज जोरदार तालियां बजाइए, बिकॉज दिस इज द मोमेंट जिसका हम इतने देर से इंतजार कर रहे थे और फाइनली वो मोमेंट कंग्रेचुलेशंस। अब मैं मंच में बुलाना चाहूंगी श्रीमती दिव्या सोनी जी को, जो उत्तराखंड से हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका मंच पर स्वागत करें। डायरेक्टर दून सैनिक स्कूल देहरादून, 12 वर्षों से उन्होंने शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण में उत्कृष्टता प्रदर्शित की है। विशेषकर युवा लड़कियों को रक्षा सेवाओं में करियर बनाने के लिए प्रशिक्षित किया है। उनकी पहल मिशन सशक्त बेटियां ने आर्थिक रूप से पिछड़ी 15 छात्राओं को मुफ्त शिक्षा, कोचिंग और हॉस्टल सुविधा प्रदान कर अवसर और समानता सुनिश्चित की है। तो आज हम उन्हें भारत प्रतिभा सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। हमें मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर रीनाबेन जयंतीलाल शाह को। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात राज्य से प्राथमिक शिक्षा को नवाचार, शोध और संवेदना से सशक्त करने वाली 19 वर्षों से अधिक की समर्पित सेवाओं, पीएचडी धारक शिक्षाविद, लेखिका और राज्य व जिला स्तर पर सम्मानित डॉक्टर रीनाबेन जयंतीलाल शाह को भारत प्रतिभा सम्मान 2026 से सम्मानित किया जा रहा है। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्रीमती गौसिया खान को। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। उत्तर प्रदेश राज्य से शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में शैक्षिक नेतृत्व, अकादमिक उत्कृष्टता और सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से युवाओं एवं महिलाओं के सर्वांगीण विकास में उल्लेखनीय योगदान हेतु भारत प्रतिभा सम्मान पुरस्कार 2026 से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाएं। हमें मंच पर स्वागत करना चाहूंगी श्री नीरज पाल जी का। जोरदार तालियां बजाइए सभी उनके लिए। वह उत्तर प्रदेश राज्य से कला एवं साहित्य के क्षेत्र में 15 वर्षों से अधिक समय तक कला, शिक्षा, चित्रकला, कविता एवं गजल सृजन के माध्यम से युवाओं में रचनात्मक अभिव्यक्ति, सांस्कृतिक चेतना और बौद्धिक संस्कार के विकास में उल्लेखनीय योगदान हेतु इन्हें भारत प्रतिभा सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमें मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री आशीष रंजन जी को। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। यह ओडिशा राज्य से विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उद्योग स्तरीय जनरेटिव एआई समाधानों के विकास, एआई प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण तथा भारतीय ग्रामीणकालीन मानसून की एआई एमएल आधारित भविष्यवाणी पर राष्ट्रीय महत्व के अनुसंधान से उल्लेखनीय योगदान हेतु इन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है।
जोरदार तालियां बजाइए सभी। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर विवेक मेहरोत्रा को। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा, अंग्रेजी साहित्य एवं सांस्कृतिक शिक्षा शास्त्र के माध्यम से विद्यार्थियों को सशक्त बनाने, भारतीय शास्त्रीय चिंतन और आधुनिक अकादमिक दृष्टिकोण के बीच सेतु स्थापित करने तथा युवाओं में भारतीय सांस्कृतिक चेतना को सुदृढ़ करने में दीर्घकालीन एवं उल्लेखनीय योगदान हेतु इन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। सभी जोरदार तालियां बजाकर हमारे ऑडियंस का जो उत्साह है उसे बढ़ाएं। हमें मंच पर बुलाना चाहूंगी योजना घराट जी को। जोरदार तालियां बजाकर उनका वेलकम करें। महाराष्ट्र राज्य से सामाजिक सेवा के क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों, अनाथ बच्चों एवं निराश्रित व्यक्तियों की देखभाल, संरक्षण और मानवीय गरिमा की पुनर्स्थापना हेतु लगभग 3 दशकों से निस्वार्थ, समर्पित और करुणामय सेवा प्रदान करने के लिए तथा स्मिथ ओल्ड एज होम एंड केयर फाउंडेशन के माध्यम से हजारों उपेक्षित जीवनों को आश्रय, सम्मान और परिवार में भाग देने हेतु इन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर राजमोहन शर्मा को। जोरदार तालियां बजाकर उनका मंच पर स्वागत करें। बिहार राज्य से राजनीति, विकास और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय लोकतंत्र, शासन व्यवस्था और लोक प्रशासन के गहन शैक्षणिक अध्ययन, उत्कृष्ट शोध, प्रभावशाली लेखन और पीढ़ियों को दिशा देने वाले शिक्षक के माध्यम से राष्ट्रीय अकादमिक विमर्श को समृद्ध करने के लिए तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से प्राप्त उत्कृष्ट शैक्षिक परंपरा के जीवन की जमीनी शिक्षा से जोड़ने हेतु उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। मंच पर स्वागत करिए शिवम मालवीय जी का। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। उत्तर प्रदेश राज्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं वैश्विक डिजिटल संरचना की सुरक्षा, संचालन केंद्रों और सशक्त निर्माण, साइबर खतरों के विरुद्ध रणनीतिक, तकनीक और मानवीय समाधान विकसित करने तथा भारत के वैश्विक साइबर सुरक्षा नेतृत्व की दिशा में सुदृढ़ पहचान दिलाने हेतु असाधारण योगदान के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। मैं मंच में बुलाना चाहूंगी डॉक्टर हरीश चंद्र खिची जी को। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। गुजरात राज्य से शैक्षिक प्रशासन और सुधार के क्षेत्र में 4 दशकों से अधिक समय तक विद्यालय शिक्षा में अनुशासन, उत्कृष्टता और समग्र विकास को सुदृढ़ करने हेतु उत्कृष्ट और अनुकरणीय योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। मैं मंच में बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी को। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। बिहार राज्य से विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पर्यावरण विज्ञान, आर्द्र भूमि संरक्षण और जैविक अनुसंधान के माध्यम से प्राकृतिक
परिस्थितिकी के संरक्षण 1000 छात्रों के मार्गदर्शन तथा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्रभूमि संरक्षण को नई दिशा देने हेतु उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय योगदान के लिए इन्हें भारत प्रतिभा सम्मान पुरस्कार दिया जा रहा है। मैं मंच में बुलाना चाहूंगी डॉक्टर गिरीश शाह सात्रा को। महाराष्ट्र राज्य से सामाजिक सेवा के क्षेत्र में मानवीय राहत कार्य, जल सुरक्षा, आपदा प्रबंधन तथा पशु कल्याण के लिए निस्वार्थ जमीनी तथा राष्ट्रव्यापी सेवा के माध्यम से करोड़ों जीवन को सहारा देने वाले असाधारण योगदान के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाकर इनका उत्साह बढ़ाइए। मैं मंच में बुलाना चाहूंगी श्री सत्यम नीमा बिहारी जी को। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। मध्य प्रदेश के कृषि विज्ञान, ग्रामीण विकास और कविता के क्षेत्र में सिद्धांत ज्ञान तथा जमीनी अनुभव को समर्पित किसानों को उन्नति, सामुदायिक सेवा और रचनात्मक सृजन के माध्यम से समाज और राष्ट्र के कल्याण में असाधारण योगदान देने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाइए। मैं मंच में बुलाना चाहूंगी श्री जिग्ना सेठ जी को। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। गुजरात से जन मंगल सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष संशेश्वर और आसपास के गांवों में सामाजिक और ग्रामीण उत्थान के लिए शिक्षा, डिजिटल सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और आपदा राहत में असाधारण योगदान के लिए ये पुरस्कार जिग्ना सेठ जी को दिया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाइए। मैं मंच में बुलाना चाहूंगी श्री मनीष पराग जी को। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। छत्तीसगढ़ से मेघ गंगा ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष, जिन्होंने स्वास्थ्य, सृजनात्मक शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी के क्षेत्र में अपूर्ण योगदान दिया है। अपने दूरदर्शी नेतृत्व और समाज उपयोगी पहलों के माध्यम से उन्होंने न केवल स्वास्थ्य और शिक्षा के मानक स्थापित किए, बल्कि समुदाय के समग्र विकास और कल्याण को भी सुनिश्चित किया। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी पार्वती अनंत नारायण मंगल जी को। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। उत्तर प्रदेश के राम स्वराज्य पुस्तकालय के संस्थापक, जिन्होंने भारतीय साहित्य, आध्यात्मिक लेखन और सांस्कृतिक संरक्षण के अद्वितीय योगदान दिया है। उनकी लेखनी और सामाजिक उपयोगी सेवा ने ज्ञान को सभी तक पहुंचाया और राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया। मैं मंच में बुलाना चाहूंगी डॉक्टर ब्रजेंद्र पाल, जो तेलंगाना से हैं। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। एग्रीकल्चरल रिसर्च और मक्का कॉर्न प्रजनन के अग्रणी, जिन्होंने 400 से ज्यादा इनब्रेड लाइसेंस और 38 हाइब्रिड विकसित कर खाद्य सुरक्षा और किसानों की समृद्धि में योगदान दिया है। एक दूरदर्शी वैज्ञानिक और मार्गदर्शक डॉक्टर पाल ने भारत और एशिया के कृषि नवाचार को नया आयाम दिया है, जिसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है।
मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर विजय विनायक विघारे जी को। डॉक्टर विजय विनायक विघारे जी का स्वागत करें जोरदार तालियां बजाकर, जो महाराष्ट्र से हैं। उन्होंने जीव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी शिक्षक, शोधकर्ता और उद्यमी। उन्होंने शिक्षा, शोध और स्टार्टअप्स के माध्यम से विज्ञान और समाज को जोड़ा और नवीनतम समाधान दिए हैं, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्रीमती दिव्या ज्योति जी को। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। 12 वर्षों से उन्होंने शिक्षा एवं सामाजिक सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान दिया है। विशेषकर अपनी पहल मिशन सशक्त बेटियों ने आर्थिक रूप से पिछड़ी छात्राओं को मुफ्त शिक्षा, कोचिंग और हॉस्टल सुविधा प्रदान कर अवसर और समानता सुनिश्चित की है, जिसके लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। डॉक्टर दिव्या ज्योति के बारे में एक बार फिर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। बिहार की अग्रणी शिक्षा और सामाजिक सेविका, महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में 21 वर्षों से ट्रांसफॉर्मेटिव कार्य कर रही हैं। उन्होंने चाणक्य फाउंडेशन और डॉक्टर अशोक गगन कॉलेज जैसे 30 से ज्यादा संस्थानों के माध्यम से शिक्षा को सुलभ बनाया है, जिसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। मैं मंच में बुलाना चाहूंगी नितेश कुमार जी को। जोरदार तालियां बजाकर नितेश कुमार जी का स्वागत करें। राजस्थान के HBN स्कूल के विज्ञान शिक्षक अपने नवाचारी शिक्षण और समग्र छात्र विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हैं। उन्होंने विज्ञान को रोचक और व्यवहारिक बनाया, डिजिटल और रचनात्मक पद्धतियों से विद्यार्थियों में सोच और मूल्य विकसित किए। आज हम उन्हें प्रतिभा सम्मान देकर उत्कृष्ट योगदान से सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं। मैं मंच में बुलाना चाहूंगी प्रियादर्शनी स्कूल से, जो मोशी में है। जोरदार तालियां बजाकर विभा सिंह जी का स्वागत करें। पुणे महाराष्ट्र में 2005 में स्थापित शिक्षा की उत्कृष्टता और मानवीय मूल्यों के प्रतीक हैं। एजुकेटिंग माइंड एंड हार्ट के सिद्धांत के साथ यह संस्था छात्रों का ज्ञान, संस्कार और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ तैयार करती है। आज इन्हें भारत प्रतिभा सम्मान और उनके समर्पण और शिक्षा में नवाचार के लिए सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाकर आप उनका उत्साह बढ़ाइए। Now I would like to welcome Shri Bandikala Pradeep Narayan from Tenali, Andhra Pradesh. Put your hands together, everyone. He's just 4 years old. He's a prodigy and young cultural ambassador with 11 world records and 10 national records. He demonstrates extraordinary intellect, patriotic zeal, and artistic expression. His iconic Bahubali of Naya Bharat performance inspires millions embodying Pratibha, Sanskar and Samriddhi. और बिल्कुल अगर समय रहा तो वो कला आज आपको यहाँ देखने को मिलेगी।
कंग्रेचुलेशंस। हमें बुलाना चाहूंगी शैलेंद्र कुमार रजक जी को, जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। इन्होंने भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन की स्थापना कर महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उनकी प्रमुख पहल मेरी उड़ान मेरी पहचान हर घर तक पहुंचकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है और उनके इसी योगदान के लिए उन्हें भारत प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। मैं आशा करती हूँ कि जो भी हमारे अवॉर्डीज यहाँ पर हैं सभी को सम्मानित किया जा चुका है। मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर विक्रम कर यहाँ पर अवेलेबल हैं? यस, एवरीवन प्लीज वेलकम डॉक्टर विक्रम कर ऑन स्टेज। जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करिए। थैंक यू। मैं चाहूंगी कि हमारे सभी अवॉर्डीज अपनी ट्रॉफीज के साथ एक बार ग्रुप फोटोग्राफ के लिए स्टेज पर आ जाएं। एक ग्रुप फोटोग्राफ हम लोग ले लेते हैं एंड देन उसके बाद अपना स्थान आप ग्रहण कर सकते हैं।